नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। उत्तराखंड सदन में कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। एक तो कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही कल नीति आयोग की बैठक भी है। देखिए, समय समय पर देश की आवश्यकताएं होती हैं। केंद्र से जो मदद मिलती है उसको लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और उसी क्रम में बिहार भी जा रहे हैं। एक कार्यक्रम तो नीति आयोग का है, जब वहाँ बैठक होगी तो उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके अलावा इनमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, विभागों से संबंधित कई काम उत्तराखंड में चल रहे हैं। क्या प्रगति रिपोर्ट है, उनको धन की कितनी कमी आड़े आ रही है और आगे क्या व्यवस्थाएं करनी है, तो सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको मिलने का भी कार्यक्रम रहेगा। और उसके अलावा जो सरकार की उत्तराखंड राज्य की जो जरूरतें हैं, भविष्य की जो कार्य योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का काम होना है, उनकी क्या प्रगति रिपोर्ट है, कहाँ पर कौन सी अड़चन ऐसी आ रखी है तो केंद्र के द्वारा ही उसको पूर्ण किया जा सकता है, तो इसको लेकर भी वहाँ पर चर्चा होगी। 26 मई को मुख्यमंत्री आज दिल्ली रवाना हो गए हैं और कल यानी 27 को नीति आयोग की बैठक में वो शिरकत करेंगे। 28 को देश की संसद की जो नई बिल्डिंग का उद्घाटन कार्यक्रम है उसमें भी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के दौरे पर है सीएम धामी और इस दौरान उत्तराखंड सदन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। तो 27 मई को नीति आयोग की बैठक है और इसमें भी सीएम धामी शामिल होने वाले हैं और सशक्त उत्तराखंड को लेकर रोड मैप और जो विजन है उसे भी साझा करेंगे सीएम धामी। इस दौरान एमएसएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तमाम मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए, तो वहीं जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत भी दी है। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, पहले वह स्वयं अपने इतिहास को देख ले, उनके शासनकाल में किस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया है और ऐसे में आज अगर कांग्रेस को राष्ट्रपति पर इतना ही प्यार आ रहा है तो क्यों नहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को निर्विरोध चुनाव लड़ने दिया था। आज क्योंकि विपक्ष को केवल विरोध करना है, आज केवल राष्ट्रपति जी के प्रति उनका अनुराग कैसे उमड़ आया। अगर इतना अनुराग था तो उन्होंने राष्ट्रपति जी का निर्विरोध निर्वाचन क्यों नहीं होने दिया, उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, उस समय उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। तो ये केवल एक स्वार्थ की राजनीति है जिसमें उनको कोई ना कोई राजनीति करनी है। उन्होंने ही अनेक प्रकार के, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। और अगर इतना ही है तो सोनिया गांधी तो राज्यपाल नहीं थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का उद्घाटन क्यों किया? वो तो राज्यपाल भी नहीं थी, सांसद थी केवल। प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं। मणिपुर में उन्होंने किया। इवन पार्लियामेंट की जो एनेक्सी बनी उसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, राष्ट्रपति जी का अपना स्थान है, लेकिन इस प्रकार से देश की जो एक नया परिवर्तन हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उसमें अड़ंगे डालना ये उनका काम है। लेकिन अब जनता उसको देख चुकी है, उसमें समझती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों उत्तराखंड की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के चलने से सभी वर्गों के लोगों को लाभ होगा, साथ ही बेहतर यात्रा के साथ ही समय की भी बचत होगी। हालांकि अभी यह ट्रेन 4 से 5 घंटे में देहरादून से दिल्ली का सफर तय करेगी। भविष्य में यह ट्रेन 3 घंटे में ही देहरादून से दिल्ली पहुंचेगी, जिसके लिए रेल मंत्री ने वाइल्ड लाइफ और वन विभाग को रिसर्च कर राजाजी नेशनल पार्क से गुजरने वाली ट्रेन के ट्रक को सुरक्षित कर बेहतर विकल्प की तलाश के निर्देश दिए हैं। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने विदेश दौरे से लौटते ही उत्तराखंड को पहली वंदे मातरम ट्रेन दी है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि ये उत्तराखंड की पहली वंदे मातरम ट्रेन है। तो इसका अर्थ ये है कि निकट भविष्य में और वंदे मातरम भी उत्तराखंड को मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति असीम प्रेम है, अनुराग है। केंद्र के सहयोग से चलने वाली योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। उत्तराखंड के दशक को महत्वपूर्ण ढंग से स्थापित करने वाले नवरत्नों की भी चर्चा की। ये ट्रेन वास्तव में जहां समय को कम करेगी दिल्ली और देहरादून के, वहां हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे की अध्यक्षता में पालिका क्षेत्र के अंतर्गत सभी नगरवासियों को 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए एक बैठक संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। आज बैठक में तय किया गया कि नगर में रहने वाले नागरिकों को पूर्ण रूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और इसलिए 2 बड़ी टंकियों के स्थान पर नगर को 4 जोनों में बांटकर 2055 तक नगर की कितनी जनसंख्या होगी उसे देखते हुए 204 करोड़ रुपए की लागत से 4 बड़े ओवरहेड टैंक टंकियां और साथ ही 11 नलकूप स्थापित होंगे। पानी को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि हर घर पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है पालिका ने? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पहले 2 टंकियां लगी हुई थी। उस 2 टंकियों से जो है कि अब जनसंख्या काफी बढ़ गई है, जिस कारण जो है यहाँ पर जो नागरिक है हमारे, उस नागरिकों में से आप ये लगा दीजिए 30 से 35% ऐसे नागरिक हमारे जिनके घरों पर अभी टंकियां का शुद्ध पेयजल नहीं वो प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों की समस्याओं को देखते हुए ये तय हुआ है। सारे जो पेयजल के भी अधिकारी बैठे थे, जल संस्थान के भी थे, पीडब्ल्यूडी के भी थे, हमारी नगर पालिका के भी थे, जो संबंधित सारे विभाग हम लोग बैठे थे और बैठ के ये तय हो गया है कि यहाँ पर 2 टंकियों की जगह 4 टंकियां लगाई जाएंगी। पूरे नगर को 4 जोनों में हम लोगों ने बांट दिया है। उस 4 जोनों में 4 टंकियां और 11 नलकूप लगाए जाएंगे। उनके नजदीक जो नलकूप होते हैं जो पानी को स्टोर करेंगे, स्टोर करके टंकी में ऊपर ले जाकर उसको स्टोर किया जाएगा। जो नलकूप मतलब जो नीचे से निकाले जाएंगे, पानी जो जमीन से निकलेगा, ऐसे 11 नलकूप लगेंगे। और उसके बाद प्रत्येक नागरिक को 24 घंटे पानी उपलब्ध रहेगा। इस योजना को धरातल पर उतारने के बाद 24 घंटे जो है प्रत्येक नागरिकों को हमारे जो है कि जल मिलेगा। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड अध्यक्ष चौधरी पद्म सिंह के रोड के आवास पर किसानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन अध्यक्ष चौधरी पद्म सिंह रोड ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 1 जून से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर हैं और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ भी वार्ता की गई, जिसके बाद अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की गई थी, लेकिन बैठक के दौरान कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम अपने किसान समस्याओं को लेकर हमने एक आईटीएम साहब को एक दिन वार्ता करी थी। उन्होंने हमारे साथ में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कराई, पर हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जो हमारी मांग थी जस की तसा, उसको लेकर हम 1 जून को हम धरना प्रदर्शन करेंगे और तहसील का घेराव करेंगे। क्यों ये इन अधिकारी ऐसे हो गए गूंगे बारे, हाँ करते हैं पर काम नहीं करते हैं। ना तो कोई चकबंदी में हमारा सुधार हुआ, ना कोई जो तहसील स्तर के काम थे वो चुके तो बड़े, बिजली संबंधित है वो चुके तो बड़े, कोई काम इन्होंने ऐसा नहीं जो इसका निस्तारण करा हो। जितने हमने ना मांग पत्र में अपने दिए थे उनका किसी का डिसीजन आज तक नहीं मिल पाया। इस बात को लेकर हम 1 तारीख को 1 जून को
धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ तहसील में निश्चित कालीन करेंगे। कितनी संख्या में किसान रहेंगे और क्या? वो तो भारी संख्या में जाएंगे। हमारा तो सबको पता हमें कि किसान हमारा पूरा जिले का होगा। जरूरत पड़ेगी बाहर तक बुला जाएंगे, पर बड़ा ऐतिहासिक करेंगे उसका। इस संबंध में अधिकारियों से कोई वार्ता आपकी हुई होती? हाँ, एडम साहब से हमारी 2-3 बार वार्ता हो चुकी इस बारे में, पर आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं। काम कोई करता नहीं, आश्वासन में कमी नहीं है, काम कोई करता नहीं है। तो भाई सरकार भाजपा की है तो आश्वासन सरकार है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बर्फ हटाने के कार्य में जुट गई है। ट्रस्ट के सेवादार हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा परिसर में अतलाकोटी ग्लेशियर पॉइंट तक पैदल रास्ते में पसरे बर्फ को साफ किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही में कोई परेशानी ना हो। फिलहाल गांगरिया से आगे जाने से श्रद्धालुओं को रोका गया है और मौसम साथ देगा तो फिर से एक बार यात्रा शुरू की जा सकती है। अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा में कैबिनेट और विधायक रेखा आर्या ने विधानसभा कार्य समिति की बैठक की और पार्टी पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ताओं के साथ महाजनसंपर्क अभियान 2023 को लेकर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां अंतिम छोर से खड़े व्यक्ति तक पहुंचाए और सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर 30 मई से लेकर 30 जून तक चलने वाले विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीति और योजनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, आज विधानसभा सोमेश्वर की कार्य समिति संगठन के माध्यम से आहूत की गई और इस कार्य समिति में मुझे सरकार के उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के मध्य में और छोटा सा कार्यकर्ता हमारा जो बूथ का अध्यक्ष है, जो छोटा भी और सबसे बड़ा भी है, वो जो इस बैठक में आमंत्रित रहे, जनप्रतिनिधि आमंत्रित रहे, संगठन जो जिले में है अथवा प्रदेश में है अथवा मंडलों में है, वो सब आमंत्रित रहे। तो सभी के साथ में मिलते हुए सरकार की योजनाओं को उन तक पहुँचाना और जो वो जाने हुए हैं उसे आंकड़ों के साथ में प्रस्तुत करना और वही चीज़ें जो हैं वो जनमानस तक उनके माध्यम से पहुँचाया जाना, यह संदेश जो है बहुत दिया गया है। और मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी है कि हमारी केंद्र की सरकार 9 साल जो है वो 30 मई को जो है पूर्ण करने जा रही है और निश्चित रूप से जब वो अपने 9 वर्ष को पूर्ण करेगी उसके उपरांत में संगठन की ओर से संकल्प लिया गया है कि महाजनसंपर्क अभियान जो है वह चलाया जाए। पौड़ी के सेंट थॉमस स्कूल में गोल्डन जुबली कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की और इस दौरान विधायक राजकुमार पोरी और जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी। तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 50 वर्षों से सेंट थॉमस स्कूल ने बेहतर प्रदर्शन कर छात्रों को संस्कार दिए हैं और अब देश में सांस्कृतिक धरोहर को लेकर काफी कार्य भी हो रहा है। तो ये NEP 2020 के लागू होने से देश में राष्ट्रभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी काफी प्रचार हो रहा है और इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी ने भी अच्छे संस्कारों से अच्छे व्यक्तिगत निर्माण होने की भी बात कही। टॉपर बच्चे हमारे जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक बच्चे 70% नंबर लाएंगे, उनको हम 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने वाले हैं। ये भी देश का पहला राज्य है। जो भी 18-19% बच्चे फेल हो जाते थे अभी तक, उनके लिए आप एक मौका और दे रहे हैं। हम 2 पेपरों में वो अंक सुधार परीक्षा इसी साल से शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा, हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं। चौथा जो है, हम जो 40 लाख बच्चे उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं हमारे, उन बच्चों को निःशुल्क दवाई देने का भी हमने निर्णय किया है कि स्कूलों में दवाइयाँ दी जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है। हमारा जो संस्था का एक उद्देश्य है उत्तराखंड में विशेष करके जो अनडेवलप्ड एरिया है, दूरस्थ एरिया है, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें, क्योंकि जब उत्कृष्ट शिक्षा बच्चे पाएंगे तो वो अच्छे नागरिक बनने में उनकी सहायता मिलेगी। मैं विद्यालय परिवार और समस्त छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। उनका जो है गोल्डन जुबली का ये उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर बहुत अच्छे कार्यक्रम बच्चों ने दिखाए। बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं और जो उनकी तैयारी थी बहुत अच्छी थी और मैं समझता हूँ कि विद्यालय
इस तरह का कार्य कर रहा क्षेत्र में, तो अच्छे लक्षण हैं कि हमारे उत्तराखंड में इस तरह का विद्यालय उपलब्ध है। उधम सिंह नगर के पुलबट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस और तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से टीम ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि तस्कर के कब्जे से अलग अलग तरह के 6 अवैध हथियार सहित कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस और एटीएस की टीम ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसमें पुलबट्टा थाना क्षेत्र में एक जो तस्कर था, इसको इंटरसेप्ट किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करके इसको दबोचा गया। इस जो आर्म्स डीलर है, इसका नाम है इश्तियाक उर्फ सोनू। ये बहेड़ी बरेली का रहने वाला है और इसके पास से 6 कंट्री मेड पिस्टल्स और रिवॉल्वर बरामद हुई हैं और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और इससे जो पूछताछ की गई है, अभी तक जानकारी में आया है कि लगभग 400 से ज़्यादा वेपन ये अलग अलग लोगों को सप्लाई कर चुका है। एक बड़ा इंटर स्टेट गैंग है जो कि इसको ऑपरेट करता है और इसके द्वारा यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान आदि क्षेत्रों में हथियारों की सप्लाई की जाती है। इसका पूर्व में क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। अभी तक 4 मुकदमे जानकारी में आए हैं जो इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी की जाएगी और कि कहाँ से इसकी सप्लाई चेन था, कहाँ से लेकर आता था, किस किस को सप्लाई करता था, उन सभी लोगों के विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड नुमाइंदा ग्रुप ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसे संबोधित करते हुए ग्रुप के सदस्यों ने उत्तराखंड सरकार की गठित समान नागरिक संहिता की विशेषज्ञ कमेटी की कार्यप्रणाली और उसकी आमंत्रित सुझाव, आमंत्रित अतिथियों के संबंध में बात की। उत्तराखंड नुमाइंदा ग्रुप का कहना है कि इस समान नागरिक संहिता का मसौदा जनता को जल्द ही उपलब्ध कराना चाहिए और जब तक कमेटी यूसीसी ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं करती है, हम सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते रहेंगे। देखिए, इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर 1 साल से ये उठा पटक चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ लागू किया जाना चाहिए। मेरा सवाल है सरकार से, मेरा सवाल है उन लोगों से जो यूसीसी की कवायद कर रहे हैं। आप क्या उत्तराखंड के अंदर जो बाकी समस्याएं थी, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल विषय है, ये कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा जटिल विषय है कि आज आप देखिए आज़ादी के बाद से आज तक ये किसी प्रदेश के अंदर इसे लागू नहीं कर पाए। गोवा के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। जब आप कर ही नहीं पाए हैं तो हमारा छोटा सा प्रदेश जिसकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देखें ना, मैंने आपसे कहा भी कि गढ़वाल को आप सुधार नहीं सके हैं, वो समस्याएं जहां की तहां रह गई। जिस अवधारणा के लिए हमने उत्तराखंड प्रदेश को बनाया था, उसकी तो अवधारणा ही खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने 26 और 29 मई के लिए आंधी और बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके तहत मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि अलर्ट के मद्देनजर सभी जिला प्रशासनों को सूचित कर दिया गया। उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए अभी अगले 2 से 3 घंटे के लिए मौसम की बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह टेहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें आप देखेंगे कि जो शुरुआत है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हो रही है, जो रेन थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है। और उसमें आप देखेंगे अभी जो हवा की गति है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, टेहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही जो है कहीं कहीं पर ओलावृष्टि और इसी के साथ जो बिजली गिरना या कड़कना कहीं कहीं पर वो चीज़ भी देखने को मिल सकती है। तो अभी अगले 2 से 3 घंटे में ये एक्टिविटी देहरादून, टेहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में चलने वाली है और देहरादून में इसकी शुरुआत करीब करीब हो चुकी है। तो लोगों को चाहिए कि थोड़ी देर जो है सेफ जगह पे रुके जब तक ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलती है और उसके बाद आगे बढ़े, नहीं तो इसकी चपेट में आने में कहीं ना कहीं फिर जो है दिक्कत हो सकती है या हानि हो सकती है। तो मैं यही अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। खबर जोशीमठ से है, जहां भारी बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब की यात्रा जिला प्रशासन ने रोक रखी है। शुक्रवार को भी हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक अतलाकोटी से 200 यात्रियों को वापस घांगरिया भेज दिया गया है, जबकि 1430 यात्रियों को घांगरिया से गोविंद घाट वापस भेज दिया गया है। जिला प्रशासन ने यात्रियों से मौसम साफ होने तक सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की है।
उत्तराखंड शासन की ओर से सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हो पाया। इस पर कांग्रेस का आरोप है कि आमंत्रण प्राप्त होते ही उत्तराखंड कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता से संबंधित पृष्ठभूमि और समिति से जानकारियां मांगी थी, जिसके आधार पर कांग्रेस कमेटी भी अपने सुझाव समिति को दे सके, लेकिन लगातार संपर्क किए जाने के बावजूद समान नागरिक संहिता को लेकर गठित समिति ने जो भी ड्राफ्ट तैयार किया है वह उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। उत्तराखंड में हुई बारिश और आंधी के चलते प्रदेश भर में काफी नुकसान हो चुका है, जिस वजह से देहरादून के सचिवालय में आंधी की वजह से एक पेड़ भी गिर गया। पेड़ गिरने से कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई और वहीं उत्तरकाशी में एक बड़ा पेड़ होटल पर भी गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। लालकुआं में रेलवे विभाग ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से दूसरे चरण की कार्रवाई की और अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद अभियान का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने घरों को खाली करना भी शुरू कर दिया। दोपहर तक रेलवे ने 3 जेसीबी, एक पोकलैंड की मदद से 100 से अधिक कच्चे पक्के घरों को तोड़ा और इस दौरान लोग रोते बिलखते हुए भी नजर आए। मजबूर लोग प्रशासन से हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन ने किसी की भी नहीं सुनी। जमीन पर अतिक्रमण था और पिछले 18 और 19 तारीख को 2 दिनों अतिक्रमण हटाया गया था। कुछ घर ऐसे थे जिनको नोटिस सर्व नहीं थे रेलवे के द्वारा, उनको 18 तारीख में नोटिस सर्व हुआ था, 1 सप्ताह का समय दिया गया था। आज 26 तारीख को समय अवधि समाप्त हुई है, तो काफ़ी लोगों ने घर अपने जो है खुद ही खाली कर लिए हैं और हटा लिए हैं। जो कुछ लोग रह गए हैं उनको जो हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सब शांति, आप देख रहे होंगे, आप लोग जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है और लोग अपने आप स्वतः ही हटा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने 26 और 29 मई के लिए आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके तहत मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो चलिए, बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।